आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का अपने सिलेबस में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो इस डेफिनेशन में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज का टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 एक्टिविटीज होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये 5 फंक्शंस या 5 एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा पार्ट है इसका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। पहले इसका मीनिंग समझ लेंगे, फिर इसके इन तीनों एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस का मतलब हम लोग समझे, इस डेफिनेशन का ये पहला एलिमेंट लिया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब मैनेजमेंट खुद से करने का नहीं, मैनेजमेंट कराने का, किसी से करवाने का। किसी से का मतलब एम्प्लॉय से करवाने का, पर्सनल से करवाने का एक प्रोसेस है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। गोल को अचीव करने का, टारगेट को अचीव करने का, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, एम को अचीव करने का। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसी से करवाकर, एम्प्लॉय से करवाकर, किसी एम्प्लॉय के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक प्रोसेस है। और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है? 2 तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि पहले इफेक्टिवनेस पर फोकस किया हुआ है, एफिशिएंसी पर बाद में। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ही समझेंगे। कोई भी काम इफेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का गोल या कोई भी गोल इफेक्टिवली अचीव हुआ है, इसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि राइट टास्क होना चाहिए, राइट टास्क एट द राइट टाइम। इफेक्टिवनेस मीन्स इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क। टास्क सही होना चाहिए। और दूसरी बात, वो टाइम पर होना चाहिए। अगर राइट टास्क टाइम पर हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी काम लोगों के सहयोग से, उनके कोऑपरेशन से अचीव करते हैं। कैसे? इफेक्टिवली, मतलब गोल को, राइट गोल को अचीव करना, राइट टाइम पर अचीव करना इफेक्टिवनेस है। इसके बाद इफिशियंसी। इफिशियंसी के भी 2 एस्पेक्ट हैं। इफिशियंसी के अंदर मेनली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि जो हमारा आउटपुट हो उसका वैल्यू, उसमें जो इनपुट लग रहा है उससे ज़्यादा हो। तो इफिशियंसी के अंदर 2 बातें हैं। क्या? कि ये डूइंग द टास्क करेक्टली, जो काम करने का, जो टास्क करना है उसका तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होने का मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कॉस्ट कम से कम लगे, मिनिमम कॉस्ट लगे, और मिनिमम और विथ डूइंग द टास्क करेक्टली, सही तरीके से हो और मिनिमम कॉस्ट पर हो। तो मैनेजमेंट के अंदर ध्यान में रखेंगे कि ये 3 बातें, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब जरा ये भी समझेंगे कि ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में जो हम लोग इन 3 बेसिस पर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। पहला तो मीनिंग के बेसिस पर। मीनिंग के बेसिस पर इफेक्टिवनेस
is concerned with achieving the goal on time, or efficiency is doing the task correctly with minimum cost. दूसरा, फोकस के बेसिस पर कि इफेक्टिवनेस में किस बात पर फोकस है, इफिशियंसी में किस बात पर फोकस है। इफेक्टिवनेस में फोकस होता है एंड रिजल्ट पर, कोई किसी भी टास्क के एंड रिजल्ट को पाने पर फोकस होता है इफेक्टिवनेस में, और इफिशियंसी में फोकस होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो कोई भी रैशनल डिसीजन होता है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस पर। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा हो तो वो डिसीजन लेते हैं, नहीं हो तो नहीं लेते हैं। मतलब इफिशिएंट होने का मतलब गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। तीसरा डिस्टिंक्शन होता है कंसर्न से। कंसर्न के बेसिस पर इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विथ डूइंग द राइट टास्क एंड efficiency is concerned with doing the task correctly। तो इस तरह से मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या, कि ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके तीन एलिमेंट्स हैं। प्रोसेस के अंदर वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो 5 होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Effectiveness is concerned with doing the right task on time, and efficiency is concerned with doing the task correctly at minimum cost on the basis मतलब maximum output with minimum cost, minimum input। अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो जाने के बाद हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने सिलेबस में 7 हैं, और किसी बुक में अलग अलग हैं। हम लोग संदीप गर्ग को फॉलो करेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा है, वो सही बुक है। तो वहाँ पर 7 इम्पोर्टेंस के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 फीचर मैनेजमेंट के दिए हुए हैं। पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट हमेशा ही गोल, कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने पर फोकस करता है। अब ये जो गोल है उसके अंदर 2 बातें होनी बहुत जरूरी है। वो गोल सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग होते हैं, तो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है। डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। अब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये परवेसिव टर्म ऐसा है जो कि पूरे मैनेजमेंट में बार बार हम लोग यूज करते हैं। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, कॉमन। मतलब ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमन होता है। और ये यूनिवर्सल का मतलब पूरे वर्ल्ड में हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कंपल्सरी होता है। अब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। इस पर एग्जामिनर का फोकस होता है कि मैनेजमेंट कितने डायमेंशन होते हैं, या इस पर एमसीक्यू दे देंगे कि ये तीनों डायमेंशन दे दिए और एक चौथा इससे बाहर का कुछ दे दिया। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें से और क्या है। तो अब जरा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझेंगे कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब ये वर्क से क्या मतलब है? वर्क से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों है। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वही वर्क होता है। अब मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर
ये प्रॉब्लम्स, कई तरह के इश्यूज आते हैं, जैसे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, डिसीजन क्या लेने हैं, प्लान क्या क्या इस्टेब्लिश करना है, बजट कैसे प्रिपेयर होगा, और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन की जाएगी, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर आती हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ही देखते हैं, गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब किसी ह्यूमन रिसोर्स से, लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। मैनेजमेंट में इंडिविजुअल एम्प्लॉय को समझना पड़ता है कि उसके नीड्स क्या हैं, उसके डाइवर्स नीड्स क्या हैं, उसको समझना। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज ए ग्रुप, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली उसके नीड्स को समझना, और दूसरा ग्रुप एम्प्लॉय एज ए ग्रुप को समझेंगे। इसके अंदर डीलिंग इंडिविजुअल एज ए ग्रुप, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय के नीड को भी समझना पड़ता है और उसको एज ए ग्रुप को भी समझना पड़ता है। कैसे? बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड वीकनेसेस इररिलेवेंट। हर एम्प्लॉय के बीच में, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेज होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके वीकनेसेस को इग्नोर कर देंगे। अब तीसरा डायमेंशन होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का से मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेशन का सिंपल मतलब प्रोसेस से है, स्पेशली प्रोडक्शन प्रोसेस से है। अब कोई आउटपुट बनाने के लिए, कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो उस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आ जाता है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आ जाता है। दोनों के यूज से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। फोर्थ फीचर या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये समझना भी जरूरी है कि मैनेजमेंट एक वन टाइम जॉब नहीं है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सीरीज में होते हैं। एक साथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब ये सारे काम एक साथ होते हैं। हाँ, कोई काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कोई फंक्शन कम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन होते सारे साइमल्टेनियसली हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब फिफ्थ फीचर में आएंगे कि मैनेजमेंट ये ग्रुप एक्टिविटी, जहाँ इंडिविजुअल एफर्ट इन्वॉल्व होता है वहाँ मैनेजमेंट की नीड उतनी नहीं होती है, मैनेजमेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जब ग्रुप एक्टिविटी हो तो मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के नीड्स होते हैं। हर मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है अपने नीड को फुलफिल करने के लिए ज्वाइन करता है, एंड एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पहला तो इंडिविजुअल गोल होता है, हर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये आगे हम लोग सीखेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर में, मैस्लो नीड हायरार्की, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय होता है उसका पहला नीड होता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल नीड, ऑर्गेनाइजेशन के भी कॉमन गोल होते हैं। अब इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है वो सारे
ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने, उसके टीम स्पिरिट और उनके कोऑपरेशन से ही अचीव हो पाता है। अब मैनेजमेंट को क्या है कि सारे मेंबर्स को ग्रो करे, सारे मेंबर्स के आगे बढ़ने का फुल अपॉर्चुनिटी दे, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करे। अब मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक, जब कभी डायनेमिक वर्ड आए तो मैनेजमेंट में याद रखेंगे कि मैनेजमेंट का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। अपने इन्वायरमेंट के साथ उसको प्रॉपर ट्यूनिंग रखनी पड़ती है, इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपर एडाप्टेशन मेंटेन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में, एडजस्ट करने में वो हेल्प करता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सरवाइव और ग्रो हो पाता है जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉपर ट्यूनिंग रख पाता है और उसको ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंटल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। ये हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटीज़ को करना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक फंक्शन है, एक मतलब उसको अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना पड़ता है, एडाप्ट करना पड़ता है, उसी के साथ सर्वाइव और ग्रो करना पड़ता है। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है वो है मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब इसको देख तो नहीं सकते हैं लेकिन इसको रियलाइज करते हैं। इसका प्रेजेंस जो है तब रियलाइज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई खुश होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डरलीनेस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है इन वर्क इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ काओस। काओस नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें अगर हैं कि अगर एम्प्लॉय खुश है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डरलीनेस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन है, मतलब मैनेजमेंट वहाँ पर है, इंटेंजिबल फॉर्म में है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी थोड़ा सा समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग आगे प्लानिंग चैप्टर में समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वर्ड आया है तो थोड़ा यहाँ भी समझ लेना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव जो होता है एक रिजल्ट होता है, एक डिजायर्ड स्टेट होता है टुवर्ड्स विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। सिंपल वर्ड में याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव इज अ डिजायर्ड स्टेट टुवर्ड्स विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। अब ऑब्जेक्टिव में एक बात और याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART। हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए भी, यहाँ के लिए भी, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होने का मतलब S से स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का पहला फीचर है कि वो क्लियर कट होना चाहिए। M से मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। A से अटेनेबल, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो अनअटेनेबल नहीं होना चाहिए, वो अटेनेबल होना चाहिए विथ रेफरेंस टू अवेलेबल रिसोर्सेज। और फोर्थ है R से रेलिवेंट, और जो ऑब्जेक्टिव है वो रेलिवेंट होना चाहिए।
इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, और लास्ट है टाइम बाउंड। जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, विद इन टाइम अचीव होने वाला होना चाहिए। मतलब ये एंडलेस नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जब आए तो इन 5 बातों को याद रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे, मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। तो उन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, वही मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। चार्ट के फॉर्म में इसको अगर याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं: सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये तीनों ऑब्जेक्टिव भी इंटरलिंक्ड हैं, एक ऑर्डर में हैं, एक सीक्वेंस में है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। मेनली जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट मोटिव से बना होता है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो स्पेशली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक होता है, मतलब वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स के इफेक्टिव और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन से और प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करना। एक और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी बिजनेस का होता है सर्वाइव करना। आज के टाइम पर इतना टफ कंपटीशन है कि अगर कोई बिजनेस इस टफ कंपटीशन में सर्वाइव भी कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जब यहाँ पर जब सर्वाइवल के टाइम पर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले कि उसके जो कॉस्ट हैं उसको वो बियर कर सके। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, ये हम लोग अकाउंटिंग में देख चुके हैं। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सर्वाइव करना ही नहीं, प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। और प्रॉफिट क्या है? एक वाइटल इंसेंटिव है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग एंड इट इज एसेंशियल टू कवर कॉस्ट। याद रखेंगे कि बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है, और हम लोग इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, और एट द सेम टाइम ये प्रॉफिट जो है कॉस्ट को कवर करता है। कॉस्ट के ऊपर जो रेवेन्यू जितना होता है वही प्रॉफिट होता है जो नेसेसरी होता है। अब जब प्रॉफिट एक फर्म अर्न कर लेता है तो फिर अगला ऑब्जेक्टिव आ जाता है ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब क्या है कि वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो अर्न किया उससे अपने काम को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। अब ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रो करे, सर्वाइव कर पाए, ये बिजनेस का एक ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। ये ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स हाउ वेल इट इज एबल टू एक्सप्लॉयट इट्स पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये किसी स्कूल के एग्जाम में एक बार आया था, 2 नंबर के क्वेश्चन में किसी स्कूल में एक बार आया था कि हाउ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड। तो याद रखेंगे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ है। वो क्या है? सेल्स वॉल्यूम,
increase in number of employees, market share, number of products, increase in capital investment। अगर ये सारे बढ़ते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। अब आएंगे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब ये है कि बिजनेस एक सोशल बीइंग है, इंडिविजुअल एक सोशल बीइंग है। बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, तो जो उसके ड्यूटीज हैं वही बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। अब बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बाय यूजिंग इन्वायरमेंट friendly method of production, generation of employment opportunities, providing basic amenities like school, healthcare for community, supply of good quality product at fair prices, and conducting business in lawful manner। ये बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बिजनेस का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो पर्सोनल याद रखेंगे, पर्सनल लास्ट में NAL और पर्सनल में NNEL। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉई और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, उनके नीड्स डाइवर्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉई as employee are one of the most valuable resource of an organization। Satisfaction of their objective is very important। ये याद रखेंगे कि एम्प्लॉई के नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चार चीज़ें आती हैं। क्या? नंबर 1 फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। Number 2 social needs like peer organization, self-respect and respect of colleague। Higher level of needs such as policies for personal growth for personal growth and development and good and healthy working condition। बंद कर दे।